हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एयर क्लासेस में। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने जो करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला स्टार्ट करी है, जिसमें हम अक्टूबर से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका एक पार्ट जो है वो भी अपलोडेड हो चुका है, और उसी का अक्टूबर का सेकंड पार्ट लेके मैं हाजिर हुआ हूं। और आज हमारा अक्टूबर महीना जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद से फिर हम हर एक एक वीडियो के अंदर एक एक महीने को कंप्लीट करते चलेंगे, ताकि आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। और पार्ट 2 है ये हमारे करंट अफेयर्स का अक्टूबर वाले महीने का। इसमें कल मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि एक जो राजस्थान में कौन क्या क्या है उसकी मैं एक स्लाइड लगा दूंगा। तो उसमें से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि भाई अभी जैसे आपने अगर आरएस का एग्जाम देखा हो तो उसमें पूछा था कि राजस्थान के मंत्रिमंडल में कितनी महिला मंत्री हैं। तो ये ऐसे सवाल बनते हैं, आपके पेपर में भी बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने लगा दिए हैं कि कौन राजस्थान में किस किस पद पर है, ताकि अपन एक बार उसको ढंग से पढ़ लेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं राजस्थान में कौन क्या है। तो सबसे पहली बात, राजस्थान के अंदर हमारे जो राज्यपाल है वो है हरि भाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है, कहाँ से हैं ये? महाराष्ट्र से हैं, ध्यान रखना। और ये महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से ऐसे राज्यपाल है जो किसी राज्य के राज्यपाल भी और किसी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो वो हरिभाऊ किशन राव बागड़े भी उसके अंदर नाम आ जाएगा। ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। ठीक है, अब दूसरी काम की बात, इनको शपथ कब दिलाई गई? तो इनको शपथ दिलाई गई 31 जुलाई 2024 को। किसने दिलाई? तो हमारे जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव, यानी मनिंदर मोहन श्रीवास्तव इनका नाम है। कल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। कौन से नंबर के हैं ये? तो 45वें। और व्यक्तिगत तौर पे आप गिनते चलें तो ये है 42वें। ठीक है, 42वें है ये व्यक्तिगत तौर पे, और वैसे पद के अनुसार ये 45वें नंबर पर आते हैं। उसके बाद में हमारे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कौन से नंबर के हैं? 42वें नंबर के हैं। इनसे पहले कौन थे? तो 41वें नंबर पे थे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, है ना। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जो है इससे पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। फिर हमारे मुख्य सचिव कौन है? तो वो है सुधांशु पंत। और इनसे पहले कौन थे पूर्व के अंदर? तो पूर्व में थी उषा शर्मा। ठीक है, उषा शर्मा जो है ये दूसरी महिला हमारे राजस्थान की मुख्य सचिव बनी थी। तो ये पहले थी, इसके बाद में भी सुधांशु पंत है। फिर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहनलाल लाठर। अब इसमें कई बार होता है जो हमारे साथ जो कमीशन है उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि पहला भी पूछ लेते हैं, वर्तमान भी पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना, पहले सूचना आयुक्त बने थे हमारे MD कोरानी, और आज जो है वो है मोहनलाल लाठर। और मोहनलाल लाठर से पहले वाले कौन थे? तो वो थे DB गुप्ता। ठीक है, उसके बाद में राज्य मानव अधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष का नाम है गंगाराम मूलचंदानी। और राजस्थान के जो राज्य महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। इनसे पहले थे महेंद्र सिंह सिंघवी। उसके बाद में जो हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं, यानी जो राजस्थान का जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है मधुकर गुप्ता। और भारत सरकार भी अपनी तरफ से एक निर्वाचन अधिकारी हर राज्य के अंदर अपॉइंट करती है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। वो है नवीन महाजन। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के हैं। जन्म कहाँ हुआ है? अटारी गांव भरतपुर के अंदर है। और कहाँ से विधायक चुने गए हैं? तो सांगनेर वाले क्षेत्र से ये विधायक चुने गए हैं। ठीक है, फिर 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष का नाम है वासुदेव देवनानी। कहाँ से चुने गए हैं? अजमेर उत्तर से चुने गए हैं। ये वाली बात भी ध्यान रखना। अब जब अध्यक्ष बनते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि हमारी जब पहली बार बैठक होती है तो हम एक टेम्पररी अध्यक्ष बनाते हैं जो सबको शपथ दिलवाते हैं, और एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं टेम्पररी स्पीकर को प्रोटेम स्पीकर। तो इस बार के प्रोटेम स्पीकर कौन है? 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, उनका नाम है कालीचरण सराफ। 8 बार विधायक रह चुके हैं, 8वीं बार विधायक बने हैं। और ये कहाँ से जीते हैं चुनाव? तो मालवीय नगर से। ठीक है, फिर वहीं नेता प्रतिपक्ष यानी ओपोजिशन का जो लीडर है वो कौन है? तो वो है टीकाराम जूली। और टीकाराम जूली कहाँ से जीते हैं? तो अलवर ग्रामीण से जीते हैं टीकाराम जूली। उसके बाद में जो हमारे व्हीप है 16वीं विधानसभा के अंदर व्हीप मुख्य सचेतक जिनको बोलते हैं वो कौन है? वो है जोगेश्वर शर्मा। कहाँ से जीते हैं चुनाव? जालोर से। और पुलिस महानिदेशक, पुलिस के महानिदेशक जो है वो कौन है? तो UR साहू, उत्कल रंजन साहू, जिनके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी बताया था। उसके बाद में राजस्थान के अंदर लोकायुक्त है ना, लोकपाल होता है केंद्र सरकार के अंदर और लोकायुक्त होता है राज्य सरकार के अंदर। तो लोकायुक्त कौन है? तो वो है PK लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा। और पहले थे ID दुआ। ठीक है, राजस्थान में 2 जगह कमिश्नर प्रणाली चलती है, एक है जयपुर और एक है जोधपुर। तो जयपुर के हैं बीजू जॉर्ज जोसफ, और जोधपुर के कमिश्नर है राजेंद्र सिंह। और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के हेड कौन है? तो ये है ओंकार सिंह लखावत, है ना। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के हेड कौन है? ओंकार सिंह लखावत। RPSC के भी चेयरमैन कौन चल रहे हैं? तो RPSC के चेयरमैन चल रहे हैं कैलाश चंद मीणा। पर एक कार्यवाह के ध्यान रखना, स्थायी सदस्य, स्थायी हमारे यहाँ पे अभी कोई अध्यक्ष है नहीं RPSC का, है ना। और कर्मचारी चयन बोर्ड, आप नाम ध्यान रखना, आलोक रंजन सॉरी आलोक राज जो है इनका नाम है, कर्नल है बाय पोस्ट। तो आलोक राज इनका नाम है, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जिसके ये हेड है। उसके बाद में छठा वित्त आयोग हेड बने हैं प्रद्युमन सिंह।
पहले थे कृष्ण कुमार गोयल के गोयल, पांचवें था ज्योति किरण के नाम से, ज्योति किरण थी पांचवी के अंदर, और अभी छठे के अंदर है प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह के अंडर दो जने और हैं जिनका नाम है, एक का नाम है अशोक लाहौटी और एक का नाम है लक्ष्मण सिंह रावत, है ना, ये वाली बात भी ध्यान रखना। उसके बाद में पश्चिम सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर, इसकी हेड है किरण सोनी गुप्ता। उसके बाद में जो राजस्थान विधानसभा है, इसकी पहली महिला उपसचिव बनी है इंदिरा शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो इसको, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो, पेपर में सवाल बन सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं कि पहली महिला उपसचिव कौन है, तो वो है इंदिरा शर्मा। ठीक है, उप मुख्यमंत्री बनाए हैं इस बार दो, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी। ठीक है, अब इनके हम देख लेते हैं कि मंत्रिमंडल किस किस के पास में कौन कौन सा है। तो देखो, विद्यालय की जो शिक्षा है वो, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा, इसके मंत्री कौन है, मदन दिलावर, यानी जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कौन है, मदन दिलावर। उसके बाद में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग, इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री है कन्हैयालाल चौधरी। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है देखो, वित्त यानी फाइनेंस मिनिस्टर, पर्यटन यानी अपना टूरिज्म मिनिस्टर, कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व महिला बाल विकास और बाल अधिकारिता, इनकी मंत्री कौन है, तो इनकी मंत्री है दिया कुमारी। ठीक है, कौन है, दिया कुमारी, जो हमारी कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री भी है राजस्थान सरकार के अंदर। उसके बाद में चिकित्सा मंत्री कौन है, तो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खीवसर। और उसके बाद में जल संसाधन विभाग के मंत्री कौन है, तो वो है सुरेश सिंह रावत, है ना, जल संसाधन विभाग के मंत्री, जो पुष्कर से चुनाव जीते हैं। उसके बाद में टेक्निकल एजुकेशन, जितनी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, टेक्निकल एजुकेशन हो गया वो, हायर एजुकेशन कॉलेज की, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, जिसको हम आयुष बोलते हैं, और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, इनके मंत्री कौन है, प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, यानी हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और आयुष मंत्रालय किसके पास में, राजस्थान का, तो वो है हमारे मंत्री जो प्रेमचंद बैरवा है, जो उप मुख्यमंत्री भी है उनके पास में है। उसके बाद में इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी उद्योग वाणिज्य विभाग किसके पास में, सूचना प्रौद्योगिकी संचार, युवा, खेल, कौशल, नियोजन, सैनिक कल्याण, ये है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास में। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो पहले सांसद हुआ करते थे, फिर विधायक बने हैं, और खुद जो है खेल से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है, आपने पढ़ा भी इनके बारे में, है ना, तो इनको जो है खेल मंत्री बनाया गया है राजस्थान सरकार के अंदर। पशुपालन, डेयरी, गोपालन विभाग और देवस्थान विभाग किसके पास में, तो ये है जोराराम कुमावत के पास में। वही जनजातीय मंत्री राजस्थान के कौन है, क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा, बाबूलाल खराड़ी। ठीक है, बाबूलाल खराड़ी जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा के मंत्री हैं। उसके बाद में राजस्व उपनिवेश विभाग के मंत्री कौन है, तो वो है हेमंत मीणा, और खाद्य नागरिक आपूर्ति के मंत्री है सुमित गोदारा। संसदीय कार्य विधि परामर्शी कार्यालय और न्याय विभाग के मंत्री कौन है, जोराराम पटेल, जिसको कानून मंत्री भी आप कह सकते हो। उसके अलावा एक काम की चीज और है इसके अंदर, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अभी क्या है कि रिसेंट के अंदर एक चीता कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है। अब चीता कॉरिडोर के अंदर क्या है कि चीता कॉरिडोर के अंदर क्योंकि हुआ क्या, देखो मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा चीज समझाता हूँ कि चीता जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए और इसको रखा कूनो के अंदर। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। पर कई बार ऐसी घटना हो रही है कि चीते कूनो से भाग के राजस्थान आ जाते हैं, कुछ भाग के जो है उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। तो फिर सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं, इनको मिलके एक लंबा सा कॉरिडोर बना सकते हैं ताकि चीते जो है वो विचरण आराम से कर सके, और उसी को लेके राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो है एक टाइप हुआ है जिसको हम बोलते हैं चीता कॉरिडोर, जिसके अंदर क्या है, कूनो से शिवपुरी होते हुए राजस्थान के मुकुंदरा और मंदसौर के गांधी सागर तक इनको जो है लेके आ रहे हैं। और इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल हुए हैं, तो इसके अंदर जिले शामिल हुए हैं 8। आने वाले समय के अंदर मैं आपको इसके अंदर आगे की चीज़ें और इसके अंदर बता दूंगा आपको कि क्या क्या कौन कौन से कॉरिडोर है। जैसे अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बनी है, पर क्योंकि अभी हम अक्टूबर पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आएगा, तो फरवरी के बाद से मैं आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे कंसाइज करके जो है वो देना चालू कर दूंगा कि कौन कौन से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये वाली बातें हो गई हमारी सारी। आज जो है अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने इसको जो है पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था इसके अंदर कि टील कार्बन, है ना, टील कार्बन क्या है, तो पानी के नीचे जो कार्बन मौजूद होता है उसको लेकर जो है अभी रिसेंट के अंदर पहला अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य, भारत के पहला भारतीय अध्ययन किस अभ्यारण्य के अंदर आयोजित किया गया है, तो ध्यान रखना केवलादेव। केवलादेव कहाँ पर है, तो ये है भरतपुर के अंदर। फिर दूसरी काम की बात, केवलादेव के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था, तो हमने एक चीज पढ़ी थी इसके अंदर पिछली क्लास के अंदर कि उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन डिपार्टमेंट है यानी पर्यटन विभाग जो है ना, उसके साथ में जो है इनका टाइप हुआ है। फिर मैंने आपको केवलादेव के बारे में एक बात और बताई थी कि 2 प्रकार की साइटें हैं, रामसर साइट और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल, ये दोनों के अंदर आता है, विश्व विरासत स्थल ये दोनों के अंदर आता है ना। तो केवलादेव जो है वो हमारा
सही आंसर हो जाएगा, ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो केवलादेव हो जाएगा। टील कार्बन मैंने आपको पीटी क्लास के अंदर भी बता दिया था, तो ये आपको वैसे भी ध्यान रखनी बातें। उसके बाद में 26 से 29 सितंबर को भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय कोर परिषद, जिसको तब 2024 बोला गया है, इसको कहाँ आयोजित करा गया है? तो अगर मैं आपको बोलूँ कि राजस्थान के अंदर एक शहर चुनो जिसके अंदर जो है आपको बड़ा अच्छा सा नज़ारा हो, घूमो फिरो आराम से, मीटिंग की मीटिंग भी हो जाए और टूरिज्म का टूरिज्म भी हो जाए, तो वो शहर है उदयपुर, है ना। ये अलवर है, पर ये इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर के बारे में फिर अपने वापस बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था ये बात ध्यान रखना, आपकी जीएसटी भवन कहाँ बना है, ये पूछ सकते हैं इस बार, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि जीएसटी की जो बैठक है वो जैसलमेर के अंदर हुई है ना। जीएसटी की बैठक जो है वो कहाँ हुई है, तो वो हुई है जैसलमेर के अंदर। तो पूरे चांसेस हैं कि इसका ये पूछ सकते हैं कि जीएसटी भवन का लोकार्पण जो है वो कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है उदयपुर के अंदर। और एक चीज़ और जो ध्यान रखना, जो नेशनल लेवल पे फेमस हुआ है वो है आद्र शहर। आद्र शहर दो हो गए हैं, एक उदयपुर हो गया है, एक इंदौर हो गया है। तो आद्र शहर भी कौन सा है हमारा? डूंगरपुर, सॉरी उदयपुर और इंदौर जो है वो दो शहर हो गए हैं। तो उदयपुर इसके अंदर आंसर, आप ध्यान रखना कि उदयपुर इसका आंसर है, ठीक है। तो ये चलिए अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और उसके बाद में है मुंबई में आयोजित नेशनल ज्वेलरी अवार्ड के तहत राजस्थान की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी अवार्ड 2024 दिया गया है? यानी ज्वेलरी से संबंधित है और इनका नाम है अनीता ढींगरा। अनीता ढींगरा कहाँ की है? ये जयपुर की है। दूसरी बात, इनकी कंपनी का नाम क्या है? अब ये भी वैसे तो पूछेंगे नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ, इनकी कंपनी का नाम है मनमोहन एक्सपोर्ट। मनमोहन एक्सपोर्ट, है ना। और ये ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम करती है, मनमोहन एक्सपोर्ट इनकी कंपनी है, और ये जो है ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम करती है। और अनीता ढींगरा को जो है सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का अवार्ड मिला है। कौन से जिले से संबंधित है? तो जयपुर ध्यान रखना है ना, आजकल जिले पूछने का भी ट्रेंड जो है वो चल रहा है, तो ये वाली बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन, टोबैको फ्री यानी तंबाकू मुक्त जो है कैंपेन 26 सितंबर 2024 को किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो अभी हमने बात करी कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्योंकि तंबाकू से जो है स्वास्थ्य खराब होता है। अब स्वास्थ्य खराब होता है तो स्वास्थ्य मंत्री चाहेंगे कि लोग बाग तंबाकू को यूज ना करें, तो किसने करा है इसको लॉन्च? तो गजेंद्र सिंह खींवसर को। ये ध्यान रखना राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो ध्यान रखना पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु, आपसे कोई पूछ ले तंबाकू मुक्त अभियान जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु को जो है बनाया है, और गजेंद्र सिंह खींवसर जो है उन्होंने ये इसको राजस्थान के अंदर अभी लॉन्च करा है तंबाकू फ्री कैंपेन को, है ना। और ब्रांड एम्बेसडर नेशनल लेवल पे कौन है इसकी तंबाकू फ्री कैंपेन की? तो वो है पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है। उसके बाद में कॉर्डनास्ट ट्रैवलर मैगजीन की ओर से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर्स चॉइस अवार्ड किस शाही ट्रेन को दिया गया है? आपने, मैं कह रहा हूँ इन चारों में से आपने सारे नाम नहीं सुनेंगे, आपने केवल एक नाम जरूर सुना होगा, वो है पैलेस ऑन व्हील। तो अगर आपको तुक्का भी मारना हो तो आप इसी पे तुक्का मारोगे, पैलेस ऑन व्हील के ऊपर, और पैलेस ऑन व्हील ही इसका आंसर है, ठीक है। काफ़ी शाही ट्रेन है, कहीं महंगा इसका किराया है, अंग्रेज घूमते हैं, पूरा भारत जो है वो इसके अंदर घुमाया जाता है, ठीक है। तो पैलेस ऑन व्हील जो है इसको शाही ट्रेन का अवार्ड मिला है बेस्ट रीडर चॉइस के अंदर। उसके बाद में क्लीनमैक्स कंपनी है जो राजस्थान के अंदर सोलर प्लांट लगा रही है। अभी कितने मेगावाट का लगा रही है? तो ये लगा रही है 66 मेगावाट का, ठीक है। कितने मेगावाट का लगा रही है? तो ये लगा रही है 66 मेगावाट का प्लांट। उसके बाद में एसबीआई ने कहा है कि भाई साहब जी, राजस्थान की जो जनसंख्या है, जैसे एसबीआई की जनसंख्या की ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में शहरी आबादी जो है वो कितने प्रतिशत है? देखो बहुत सारे इसके अंदर जो है अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे इसके अंदर डाटा बीच बीच में आते रहते हैं, पर हम देखते हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार क्या कहता है ना। ज़्यादातर आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, पर 2011 की जनसंख्या का डाटा आप राजस्थान का बिल्कुल ध्यान रखना, है ना। और इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो हमारी जो शहरी जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है? तो वो है 24.90, 25% होती रह गई, है ना, शहरी जनसंख्या। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो ग्रामीण जनसंख्या है हमारी 75.10%, ठीक है। अब शहरी की बात चल रही है, अगर शहरी की बात चल रही है, शहरी जनसंख्या की अगर बात चल रही है, और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिशत के आधार पे सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पर है प्रतिशत के आधार पे? तो प्रतिशत के आधार पे सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ आपको, तो सबसे ज़्यादा है प्रतिशत के आधार पे
वो है कोटा। 60% के लगभग शहरी जनसंख्या जो है वो, जनसंख्या का 60% भाग जो है वो शहरी में रहता है। और सबसे कम आपसे पूछ ले तो सबसे कम है डूंगरपुर, है ना। और शहरी जनसंख्या आपसे पूछ ले जनसंख्या के आधार पे, नंबर के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, तो जनसंख्या के आधार पे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा है जयपुर के अंदर, है ना, क्योंकि जयपुर की पॉपुलेशन वैसे भी ज्यादा है तो लोग बाग ज्यादा शहर में रहते हैं। और सबसे कम आपसे पूछ ले तो सबसे कम है प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना भाई, है ना, कि सबसे कम कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पे कोटा, सबसे कम डूंगरपुर, सबसे ज्यादा आपसे बोले जनसंख्या के आधार पे तो जयपुर, सबसे कम कहाँ है प्रतापगढ़। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना 2011 की जनसंख्या के अनुसार बात कर रहे हैं, ध्यान रखना 2011 की जनसंख्या के अनुसार। और ज़्यादातर आपसे जो है यही चीज़ें पूछी जाएगी, कौन सा जो है जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या का डाटा इंपॉर्टेंट भी है, आपको जनसंख्या का डाटा जो है वो पढ़ना भी है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से पढ़ ही लेना है चीज़ों को, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी रहती है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो इन्होंने क्या पूछा है, तो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि ताज़ा जो रिसर्च रिपोर्ट करी गई है इसके अनुसार राजस्थान की जो शहरी जनसंख्या है, राजस्थान की जो शहरी जनसंख्या है इसमें कितनी प्रतिशत आबादी, देखो अभी कितनी है 24.90, तो लगभग लगभग थोड़ी बहुत ही बड़ी होगी। और कितनी बढ़ के कितनी हो गई, तो ये बता रहे हैं 26.8 कितनी हो गई है, तो 26.8 जो है वो इसके अंदर हो गई है। ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखना इसके अंदर। ठीक है, चलिए, तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी जो रिसर्च करी है इसके अंदर शहरी जनसंख्या कितनी है हमारी, तो वो गई 26.8। अपने जनसंख्या जो आंकड़ा आया है 2011 उसके अनुसार कितनी 24.90, ये वाली बात ध्यान रखना, है ना, इंपॉर्टेंट है ये सारा डाटा जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन चलते हैं अगला। अगला है राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमारी है ये, ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से आयोजित 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। आप अगर कभी माउंट आबू साइड में जाएंगे तो आपको ब्रह्म कुमारी आश्रम दिखेगा, है ना, बहुत सारी महिलाएं आपको सफ़ेद साड़ी में दिखेगी, और ये बड़ा फेमस सा ऑर्गेनाइजेशन है ना। और इसके अंदर जो इसका वैश्विक शिखर सम्मेलन जो हुआ है इसका उद्घाटन करने स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी देवी मुर्मू जो है वो आई थी। ठीक है, और ये आपको माउंट आबू वाले क्षेत्र में जो है वो ज़्यादा दिखेगा इसका, इनका प्रभाव। उसके बाद में इंदिरा गांधी शहर क्रेडिट कार्ड योजना, है ना, क्या है इसके अंदर मैं आपको वजह समझाता हूँ। देखो 2020 हमारे यहाँ पे लगा लॉकडाउन, लॉकडाउन लगा, सारे धंधे जो है वो बंद हो गए। अब जो सरकारी थे उनकी तो तनख्वाह थी, पर बहुत सारे ऐसे ठेले वाले लोग बाग थे जिनकी जो है आमदनी, दैनिक आमदनी थी कि भाई रोज कमाएंगे रोज खाएंगे वाला सीन था, तो बहुत सारे ठेले दुकानें ये सब बंद हो गई। दुकान वालों को चलो फिर भी सीन चल रहा था कि भाई उनके पास में पैसे वैसे जो है वो सेविंग थी, पर जो रोज ठेला लगा रहा है उसकी हालत ख़राब हो गई। अब जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ और मार्केट वापस ओपन हुआ तो उनको धंधा खोलने के लिए उनके पास में पैसा नहीं था, तो पैसा नहीं था, तो इसके अंदर सरकार ने क्या करा, इसके अंदर सरकार ने क्या करा, तो इस योजना के तहत सरकार ने 50,000 का, 50,000 का जो है वो ब्याज मुक्त ऋण दिया है ना, मतलब आपको ब्याज जो है वो नहीं भरना पड़ेगा, और ब्याज मुक्त जो है वो ऋण दिया है बिना कोई गारंटी के। आपको उसका कोई गारंटी के लिए कुछ सामान रखना भी नहीं, जैसे होता ना कि आप कभी लोन लेने जाओगे बैंक में तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो इसमें कोई गारंटी भी नहीं थी, बिना कोई गारंटी के। किनको दिया है, ध्यान रखना, असंगठित क्षेत्र जो थे, असंगठित क्षेत्र जो थे उनके लोगों को, जैसे जो मैंने बताया ना ठेला चालक हो गए और ये सब हो गए, इनको दिया है ये लोन। अब क्योंकि लॉकडाउन के बाद में दिया है तो अब आप देखो तारीख इसके अंदर कौन सी बैठ रही है, तो लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन लगा ही नहीं था, तो ये तारीख जो है वो हमारी सही बैटरी है, और इसका आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 2021, है ना। तो इंदिरा गांधी शहर क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो कब लॉन्च करी गई है, तो करी गई 24 फरवरी 2021। उसके बाद में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 28 सितंबर को जो हुआ उसमें राजस्थानी फिल्मों की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, भवानी को दिया गया है। ये आप जो है वो पढ़ लेना, है ना, पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसके अंदर, जो भी रिसेंट के अंदर हुआ है वो है रिफ, रिफ है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फरवरी में हुआ है, कहाँ पे हुआ है ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर हुआ है।
ठीक है, जोधपुर के अंदर हुआ है। और इस बार की जो इसकी थीम थी, है ना, जो इस बार की जो इसकी थीम थी सिनेमास्थान, है ना। थीम क्या थी? तो थीम थी सिनेमास्थान, अ पनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। पूरा लिख देता हूं मैं, सिनेमास्थान, अ पनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान, ये इसकी थीम थी। ठीक है, उसके बाद में इस बार के जो हुआ है वो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो वो थी सीमा राठौड़। सीमा राठौड़ जो है वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, है ना। और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान में आजकल जो है फिल्म पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, ये वाली बात भी ध्यान रखना। और अभी नई हम एक फिल्म सिटी बना रहे हैं जयपुर के पास में, ठीक है, जयपुर के पास में एक फिल्म सिटी बन रही है, ध्यान रखना। और फिल्म के अंदर अभी आप देख रहे होंगे कि आईफा अवार्ड जो है वो भी राजस्थान के अंदर ही हो रहे हैं। भारत में आज तक 2 बार हुए हैं आईफा अवार्ड, 2019 में हुए थे मुंबई, और उसके बाद में अब हो रहे हैं कहाँ पे? अपने जयपुर के अंदर। तो आईफा अवार्ड हमेशा आउट ऑफ इंडिया होते हैं, पर अब जो है दूसरी बार भारत में हो रहे हैं और अपने जयपुर में हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिल्म टूरिज्म जो है वो भयंकर लेवल पर राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है ना। और आप देखो आजकल बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग जो है वो आपको राजस्थान में दिखेगी, क्योंकि टूरिज्म, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे आपको रेगिस्तान दिखाना है तो हमारे पास में रेगिस्तान पड़ा है, जैसलमेर वाला। आपको पानी दिखाना है तो आपको पानी दिखाने के लिए उदयपुर वाला क्षेत्र है। हरियाली दिखानी है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं मतलब फिल्म टूरिज्म की बहुत ज़्यादा संभावना जो है वो राजस्थान के अंदर है। आपको महल दिखाने, महल है हमारे यहाँ पे, हवेलियाँ हमारे यहाँ पे, और कल्चर जो है वो आपको पता ही राजस्थान का कितना रिच कल्चर है। तो इसलिए बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग जो है वो आपको राजस्थान में होती हुई दिखेगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि बजरंगी भाईजान है, बजरंगी भाईजान आपने देखी होगी, तो उसमें जो पाकिस्तान वाला जो जितना भी सीन है वो सारा सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र है ना, वहीं पे शूटिंग हुई है। उसके अलावा पीके मूवी आप देखेंगे तो वो सांबर वाला क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं फिल्म सेक्टर जो है वो आजकल अपने राजस्थान में खूब आ रहा है, और उसी संभावना को तलाशते हुए हम फिल्म सिटी डेवलप कर रहे हैं। और बहुत सारे इवेंट जो है वो फिल्म के राजस्थान में हो रहे हैं। उसमें से एक बड़ा इवेंट है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो जोधपुर में हुआ है इस बार का। थीम थी सिनेमा स्थान, अ पनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान, और ब्रांड एम्बेसडर थी इसकी सीमा राठौड़। और इससे पहले जो ये हुआ था तो ये इसके अंदर जो है बेस्ट फिल्म कौन सी गई थी? तो गई थी भवानी। ठीक है, उसके बाद में प्रदेश के किस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र का अवार्ड जो है वो दिया गया है? तो ये नाम ध्यान रख लेना बस, झुंझुनू जो है, झुंझुनू कृषि विज्ञान केंद्र को ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना, अभी पेपर में आएगा, आज नहीं तो कल किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि फीफा से सर्टिफिकेट मिला है, और फीफा से सर्टिफिकेट प्रदान करने वाला देश का दूसरा स्टेडियम बना है, और अपने राजस्थान का पहला वो है विद्याधर नगर, विद्याधर के अंदर है विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर, जिसको फीफा ने सर्टिफाइड कराया कि हाँ बिल्कुल हमारी गाइडलाइन के अनुसार ये जो है पूरा बना हुआ है। उसके बाद में उप निरीक्षक भर्ती यानी एसआई की जो भर्ती है, आपने सुना होगा कि भयंकर लेवल पे पेपर आउट हुआ है इसके अंदर। और इसमें परीक्षा 2021 की जांच परीक्षण करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो वो समिति का गठन करा गया है जोगाराम पटेल। ठीक है, जोगाराम पटेल जो है वो इस समिति के अध्यक्ष है, जो एसआई भर्ती में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच करेगी। उसके अलावा ध्यान रखना, नए जिले बनाए, नए जिले बनाए, तो वो कौन सी समिति थी? तो वो थी राम लुभाया समिति। राम लुभाया समिति। और हटाए, अभी आप हटा भी तो दिए कुछ जिले, तो हटाई की समिति भी ध्यान रखना, वो है ललित के पंवार। ललित के पंवार समिति, इस समिति की सिफारिश पे जिले हटा दिए, है ना। तो सबसे पहले बनाए अशोक गहलोत के समयकाल में बने थे, तो समिति के अध्यक्ष थे राम लुभाया। और अभी जब जिले हटाए हैं तो वो कौन सी समिति की सिफारिश पर हटाए? तो ललित के पंवार जो है वो इनकी समिति की सिफारिश पे हटाए हैं। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर जो है वो कहाँ खोला जा रहा है? तो राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर है, और वो खोला जा रहा है कहाँ? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर भी सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल पार्क जो है वहां पे। ठीक है, दूसरी काम की बात ध्यान रखना, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के बारे में बात ध्यान रखना कि यहाँ पे राजस्थान का दूसरी लॉयन सफारी,
यहीं पे स्टार्ट हुई है लॉयन सफारी दूसरी, है ना। और इसमें लॉयन जो है वो कहाँ से लेके आए हैं, तो जूनागढ़ से लेके आए हैं। जूनागढ़ कहाँ है, तो गुजरात के अंदर है। और मैं आपको एक काम क्या बताता हूँ, सज्जनगढ़ के अंदर अभी है ना जिराफ भी ला रहे हैं। सज्जनगढ़ के अंदर जिराफ लाए जा रहे हैं, और जिराफ जो है ये कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो ये लेके आ रहे हैं मैसूर से। मैसूर से जिराफ लेके आ रहे हैं, है ना। दूसरी लॉयन सफारी पहली नाहरगढ़ के अंदर ही ध्यान रखना। पैंथर रेस्क्यू सेंटर भी जो है हम कहाँ खोल रहे हैं, तो वो भी हम उदयपुर के अंदर ही खोल रहे हैं, ये वाली बात भी ध्यान रखना। दूसरी लॉयन सफारी है, और लॉयन कहाँ से लाए हैं, जूनागढ़ से लाए हैं। पहली कहाँ पर है, तो पहली नाहरगढ़ के अंदर है भाई। पहली वाली जो सफारी है ये लॉयन सफारी, वो कहाँ खुली है, नाहरगढ़ के अंदर, है ना। और अभी सज्जनगढ़ के अंदर जिराफ भी लेके आ रहे हैं, ये वाली बात भी ध्यान रखना। तो जिराफ जो है वो मैसूर के अंदर। तो मुझे फटाफट जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि हमने अभी रिसेंट के अंदर जो गोडावन है, गोडावन के कृत्रिम तरीके से जो है हमने बच्चे का जन्म, उसके चूजे का जो है वो जन्म करा है, किस जिले के अंदर ये चीज़ हुई है, वो मुझे जिला जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है इसके अंदर, है ना। कल वाली जो पिछली क्लास है उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है। उसके बाद में लीमा में आयोजित ISSF इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है। इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल, है ना, ध्यान रखना कैटेगरी इसके अंदर भी अलग अलग होती है। एयर पिस्टल एक कैटेगरी, एक एयर राइफल एक कैटेगरी। एक पिस्टल में तो लंबी सी बंदूक होगी, और एक राइफल के अंदर वो छोटा सा जो राइफल जो होती है वो, है ना। तो ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना ना, एयर पिस्टल कैटेगरी है। इसमें किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये है उमेश चौधरी। उमेश चौधरी ने जो है जीता है। अनंतजीत सिंह नरूका और राजेश्वरी चौहान, मैंने आपको बताया था ये दो जने हैं राजस्थान के जो शूटिंग करते हैं, और इन दोनों ने राजस्थान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करा था किसमें, पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। अनंतजीत सिंह नरूका टोंक के, और राजेश्वरी चौहान जालोर के। पिछली क्लास के अंदर अपन ने इसके बारे में बात भी करी थी। तो बताओ सुंदर सिंह गुर्जर जो है ये किस खेल के हैं। सुंदर सिंह गुर्जर काफी फेमस है, भाला फेंक, है ना, पैरा एथलीट है। उसके बाद में देखो, ये वापस अपनी पिछली क्लास का क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन के कितने वर्ष पूर्ण हो गए। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर एक यही बात कि 2014 के अंदर जैसे मोदी जी चुनाव जीते थे, उन्होंने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च करा था, है ना। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च करा, और इसके पहले के अंदर क्या था, तो हमको पहले के अंदर टारगेट था कि खुले में शौच मुक्त करना है, खुले में शौच मुक्त बनाना है भारत को, है ना। और इसके लिए क्या कर रहे थे, तो इसके लिए क्या मैंने आपको बताया था कि टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है जिसमें 1,20,000 रुपये घर बनाने के देते हैं, उसमें 12,000 रुपये आपको टॉयलेट बनाने के भी देते हैं। तो वो यही चीज़ थी। फिर मैंने आपको बताया कि इसका सेकेंड फेज भी अभी रिसेंट के अंदर लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर हम कचरा निस्तारण का काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग जो है वो सरकार कर रही है, और वही ये चीज़ है। तो 2014 में लॉन्च हुई थी, 2024 में इसको कितने साल हो गए हैं, तो इसको हो गए हैं पूरे 10 साल, ठीक है। उसके बाद में 2 अक्टूबर 2024 को ही गांधी जयंती आई, और गांधी जयंती पर गांधी दर्शन यानी गांधी जी का जो दर्शन है, गांधी जी की जो फिलोसफी है, जैसे अहिंसा है, सत्याग्रह है, तो इनके ऊपर म्यूजियम की शुरुआत करी गई है। और कहाँ पे, तो अभी जो नवीनतम पार्क बना है जयपुर के अंदर, सेंट्रल पार्क, यहीं पे इसकी जो है अभी रिसेंट के अंदर इसका अनावरण करा गया है, ठीक है। उसके बाद में अगला है रालसा, है ना। एक होता है नलसा, एक होता है रलसा। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है नलसा, है ना, नेशनल लीगल सर्विस एडवाइजर जो है वो रहता है कि आपको अगर, जैसे देखो क्या हो रखा है, नलसा बना रखा है। नलसा, नलसा कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। क्या करता है नलसा, नलसा का काम ये है कि देखो क्योंकि आप जैसे अभी कोई केस है आपका सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस बहुत ज़्यादा होती है ना। अब कोई इंसान गरीब है, वो वकीलों की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो सरकार का ऐसा कहना है कि मतलब कोई भी ऐसा इंसान पैसों की वजह से न्याय से वंचित ना रहे, है ना। कि ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वकील अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो वो केस ही ना लड़ पाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, इसका नाम है नलसा। नलसा क्या करती है, नलसा फिर अपनी तरफ से वकील प्रोवाइड करती है। कभी आप मूवी में देखना तो मूवी के अंदर जज बोलता है कि आपके पास में वकील है या हम दे, तो वो नलसा के द्वारा वकील जो है प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसे कोर्ट के अंदर होता है, ऐसे स्टेट हो गया, इसके राज्य हो गया, तो राज्य के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर रलसा है, सर्विस एडवाइजर, है ना, रलसा है राजस्थान के अंदर। तो ये वही है हाई कोर्ट के अंदर। तो अभी ये क्या करते हैं, लोक अदालत जो है वो लगाई जाती है, और राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जो है बेंच गठित की गई है। और कितनी करी गई है, तो ये राजस्थान के अंदर करी है इन्होंने अभी 514, कितनी करी है, तो ध्यान रखना 514 जो है वो बेंच का गठन करा गया है।
ठीक है। तो कितनी करी है, तो 514 इन्होंने करी है राष्ट्रीय लोक अदालत राजस्थान के अंदर। उसके बाद में ये बताओ, देखो अभी अभी अपन ने पढ़ा है, ये आपको पता ही होगा डायरेक्ट, कि राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार महिला उप सचिव जो है वो कौन बनी है, तो वो बनी है इंदिरा शर्मा। नाम बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ये वाला, ठीक है। तो इंदिरा शर्मा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 5 अक्टूबर 2024 को आबानेरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में करा गया है। आबानेरी के अंदर आपको पता है कि चांद बावड़ी है, आबानेरी के अंदर है। आबानेरी के जिले में आता है, तो दौसा के अंदर आता है, ठीक है। किसने बनाया था, तो निकुंभ राजवंश जो था, निकुंभ राजवंश के राजा थे, राजा चांद ने इसको जो है बनाया था। कहीं कहीं चांदा भी पढ़ोगे, पर चांद इसका नाम है। उन्होंने बावड़ी बनाई थी पूरी एक बावड़ी, वो जो मतलब समझ गए ना कि ऐसा कुआं जिस पे जाने तक आपको सीढ़ी बनी हुई हो, तो वो बावड़ी होती है। तो वो बेहतरीन सी बावड़ी, चांद बावड़ी, वहाँ पे मेला पड़ता है ना, वहाँ पे महोत्सव मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं आभनेरी महोत्सव। अब चांद बावड़ी किस जिले में आती है, तो ये आती है दौसा के अंदर। तो कहाँ बनाया हमने, दौसा, ठीक है। चांद बावड़ी कहाँ बनाई, तो ये बनाई हमने दौसा के अंदर। उसके बाद में 2 अक्टूबर 2024 को प्रदेश के विद्यालयों में किस प्रतियोगिता का आयोजन करा गया। देखो होता क्या है कि है ना, बहुत सारा लोगों के अंदर यानी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है ना, पर घर वाले क्या करते हैं, पढ़ाई 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 कह के उनका टैलेंट जो है खत्म कर देते हैं। जैसे कोई ऐसा बच्चा है जो आर्ट के अंदर अच्छा है, जैसे है ना कलाकारी कुछ बनाने में, पेंटिंग्स के अंदर अच्छा है ना। कोई ऐसा है जो अच्छा गाना गाता है, कोई ऐसा है जो बहुत अच्छा डांस करता है। तो ऐसे हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है, पर क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर इतना रहता है कि वो फिर उस कला को परस्यू नहीं कर पाते, और फिर पढ़ाई के अंदर इंसान पढ़ाई 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 करते हुए अपने कला को जो है खत्म कर देता है। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने एक ऐसी चीज़ स्टार्ट करी है जिसके अंदर क्या करती है, सरकार एक मेला लगाती है। उसमें क्या है कि विद्यालय के जो भी बच्चे हैं उनके अंदर जो भी कला है, चाहे नाचने की हो, डांस करने की हो, या पेंटिंग की हो, या वो किसी की मिमिक्री कर सकता है, ताकि वो अपना जो कला है उसका कला का प्रदर्शन कर सके, है ना। तो जिस कला में निपुण है वो निपुण जिस कला में है तो वो कला का प्रदर्शन करे, और उसी मेले का नाम है निपुण मेला, ठीक है। उसी मेले का नाम है निपुण मेला, जिसके अंदर क्या है, तो हर विद्यालय का बच्चा उनके पास जो भी कला है, जिस प्रकार की वो शोकेस करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर जो है वो दिखा सकते हैं। तो वो प्रतियोगिता का आयोजन करा जाता है, इसका नाम है निपुण मेला। उसमें बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा एक नए अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये 4 आपके सामने है। अब बाड़मेर की जो कलेक्टर है, बाड़मेर के जो कलेक्टर हैं उनका नाम है टीना डाबी, और टीना डाबी ने एक नई पहल लॉन्च करी है। क्या है पहल, पहल के अंदर इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है, मोबाइल ऐप लॉन्च करा है, और उसका नाम है नवो बाड़मेर, नवो बाड़मेर। अब क्या है इस नवो बाड़मेर के अंदर, तो नवो बाड़मेर के अंदर कुछ नहीं है। आपको अगर आपके क्षेत्र के अंदर यानी बाड़मेर के अंदर अगर आपको कहीं पे भी गंदगी दिख रही है, तो आप उसकी फ़ोटो खींच के उस पर डाल दो। तो उससे होगा क्या, तो जो नगर परिषद है, जो बाड़मेर की जो भी नगर परिषद नगर पालिका है, वो उसको देखेगी और वो वहाँ से कचरे को जो है फटाफट हटाएगी, ताकि क्या हो सके, इस एप्लीकेशन के माध्यम से बाड़मेर जो है, बाड़मेर को क्या करा जा सके, तो बाड़मेर को स्वच्छ रखा जा सके। तो बाड़मेर को स्वच्छ रखने के लिए टीना डाबी जो कलेक्टर है उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी, नवो बाड़मेर। कि आपको अगर कहीं ऐसा दिख रहा है कि रोड के पास में कचरा पड़ा हुआ है, तो आप उसकी फ़ोटो खींचें, तो वहाँ पे जो भी सफाई कर्मचारी होगा वो उसको साफ़ कर देगा फटाफट, ताकि जो बाड़मेर है उसको साफ रखा जा सके, स्वच्छ रखा जा सके। उसके लिए पहल लॉन्च करी है जिसका नाम है नवो बाड़मेर, है ना। क्या नाम है, नवो बाड़मेर। उसके बाद में किस नगर निगम द्वारा महिला एवं बच्चियों हेतु शक्ति वंदन 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये करी गई है शक्ति वंदन, महिलाओं को अपने कौशल के अनुसार बनाना, तो वो है जयपुर ग्रेटर, है ना, शक्ति वंदन जयपुर ग्रेटर। उसके बाद में राजस्थान के किस लेखक को अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ साहित्य पत्रकारिता का सम्मान जो है वो दिया जाएगा, तो वो है हरिदास व्यास। ये इतना सा इसके अंदर आंसर है जो आपको याद रखना है, पर काम के हैं नीचे के ऑप्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैं आपको इसमें समझाता हूँ, अलग से समझाता हूँ, है ना, ध्यान रखना। एक अवार्ड मिलता है साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। राजस्थान का आप देखें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद में
दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। सबसे पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। ज्ञानपीठ जो इस बार का आप देखेंगे तो गुलजार को मिला है ना। और जो आचार्य हैं वो जिन्होंने मोदी के साथ में थे ना, एक अंधे से थे, उनको मिला है। 2 जने हैं जिनको इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड दूसरा जो है सर्वोच्च सम्मान है ना। बाल नंदाचार्य शायद उनका नाम है ना, एक बार देख लेना। साहित्य अकेडमी पुरस्कार अच्छा कितनी भाषा में मिलता है, तो ये मिलता है 24 भाषाओं में। 24 भाषाएं जो है इनमें ये अवार्ड दिया जाता है, हर भाषा के लिए अवार्ड दिया जाता है ना। 24 कौन कौन सी, तो 22 तो संविधान में लिखी हुई, 22 का लिखी हुई, 22 लिखी संविधान में। संविधान में कहाँ लिखी है, तो 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के अंदर लिखी हुई, ठीक है। और 2 भाषा कौन सी, तो एक तो है अंग्रेजी और एक है राजस्थानी, तो 2 भाषाओं के लिए दिया जाता है। अब काम की बात अपने लिए राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा का पुरस्कार अवार्ड अगर मैं आपको बोलूं तो किसको मिला है, तो ये मिला है मुकुट मणिराज को। मुकुट मणिराज कहाँ के हैं, तो ये हैं कोटा के, ठीक है। कहाँ के हैं मुकुट मणिराज, तो ये है कोटा के। किताब का नाम क्या है, तो इनकी किताब का नाम है गांव और अम्मा, गांव और अम्मा, ठीक है। फिर राजस्थानी भाषा का युवा अवार्ड, युवा अवार्ड, युवा अवार्ड किसको मिला है, तो युवा अवार्ड मिला है सोनाली सुतार को। ऊपर नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको ऑप्शन के अंदर, सोनाली सुतार। तो सोनाली सुतार जो है इनको मिला है। कहाँ की है सोनाली सुतार, तो बीकानेर की है, ये वाली बात भी ध्यान रखना, है ना। किताब का नाम क्या है, सुध सोंदू जग आंगणे, सुध सोंदू जग आंगणे, ये युवा अवार्ड। और ये कहाँ की है, ध्यान रखना बीकानेर की, है ना। फिर उसके बाद में बाल पुरस्कार भी मिलता है इसी के अंदर, बाल अवार्ड लिख रहा हूं मैं ना, पुरस्कार है वैसे तो। बाल अवार्ड ये मिला है प्रहलाद सिंह जोहरड़ा को। प्रहलाद सिंह जोहरड़ा। किताब का नाम क्या है, किताब का नाम है महारी ढाणी, महारी ढाणी। प्रहलाद सिंह जोहरड़ा कहाँ के, नागौर के, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट सा नाम है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है, ये जो अपन ने लिखे हैं ये बिल्कुल साहित्य अकेडमी अवार्ड तीनों इंपॉर्टेंट है। अवार्ड जो मेन है मुकुट मणिराज, गांव और अम्मा, युवा अवार्ड सोनाली सुतार, सुध सोदन जग आंगणे, और बाल अवार्ड मिला है प्रहलाद सिंह जोहरड़ा को महारी ढाणी के लिए। उसके बाद में राज्य का पहला वेस्ट जो है, वेस्ट से एनर्जी प्लांट जो है वो कहाँ लगाया जा रहा है, तो सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, वो है लांगड़ियावास जमवाय रामगढ़ जयपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ लगा रहे हैं, तो लांगड़ियावास जमवाय रामगढ़ जयपुर। उसके बाद में 9 अक्टूबर को 9 अक्टूबर 2024 है यार, ये 9 अक्टूबर 2024 को प्रदेश में बीमार पशुओं के लिए इलाज के लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 कॉल सेंटर का लोकार्पण करा गया है। और ये कहाँ करा है, तो ये करा है जयपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ करा है, तो ये करा है जयपुर के अंदर। उसके बाद में आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, कल अपन ने इसके बारे में बात करी थी। तो आयुष औषधि स्टोर जो है वो बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे आयुष संबंधी जितनी भी औषधियाँ उनको रखा जाएगा, उनको स्टोर करा जाएगा। और वो किस लेवल पे बनाए जा रहे हैं, तो वो संभाग स्तर पे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर 7 संभाग है, तो हर संभाग पे उनका एक स्टोर सेंटर बनेगा, जहाँ से ये जिलों में और तहसीलों के अंदर वितरित होंगे, है ना। उसके बाद में राजस्थान की सरपंच नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड जो है वो इनको मिला है, अहिंसा समरसता अवार्ड। और ये अवार्ड जो है वो पाने वाली राजस्थान सरपंच को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड जो है इसे सम्मानित करा गया है। और ये कौन है जो सरपंच है, ये है उषा कंवर, ठीक है। उषा कंवर कहाँ की सरपंच है, तो ये है नाथूसर की। नाथूसर कहाँ है, तो ये श्री माधोपुर, है ना, श्री माधोपुर की हैं, ये वाली बात ध्यान रखना। उसके अलावा एक नाम और आप ध्यान रखना, और वो नाम जो है वो है नीरू यादव।
बहुत इंपॉर्टेंट सा नाम है ये, तो इसका आंसर हो ही गया है ना। नीरू यादव का नाम ध्यान रखना। इनका एक नाम और है हॉकी वाली सरपंच, हॉकी वाली सरपंच है ना। इन्होंने हॉकी को काफ़ी बढ़ावा दिया अपने क्षेत्र के अंदर, और इनको अभी रिसेंट के अंदर यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है उन्होंने भी बुलाया था इनको, नीरू यादव को। हॉकी वाली सरपंच कहाँ की है, तो ये है लाम्बी अहीर की, लाम्बी अहीर। और लाम्बी अहीर जो है ये कहाँ पर है, ये झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू के अंदर है। नीरू यादव का नाम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि हॉकी वाली सरपंच के नाम से कौन सी सरपंच जो है वो विख्यात हुई है, क्योंकि अभी बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट में इनको बुलाए। अभी मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने ही बुलाया, तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना नीरू यादव का। और ये पूछ सकते हैं कि कौन है या कहाँ की है, तो लाम्बी अहीर इनकी जो है वो जगह है जहाँ से सरपंच है ना। तो इनका नाम भी ध्यान रखना नीरू यादव का। उसके बाद में राजस्थान पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत कितने जिलों में विकास कार्य कराए जाएंगे, ठीक है, कितने जिलों में। तो राजस्थान के अगर आप देखें जिले, तो इसके अंदर 53 तो हो नहीं सकता, 101 हो नहीं सकता, इन दोनों में से एक ऑप्शन है, तो इसका आंसर है 30, ठीक है। क्या है इसके अंदर, देखो मैं आपको थोड़ा ढंग से डिटेल में भारत का समझाता हूँ ना। हुआ क्या, 15 नवंबर को आता है जनजातीय दिवस, जनजातीय दिवस है ना। जनजातीय दिवस 15 नवंबर क्यों आता है, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी आती है, जो कि काफ़ी एक ट्राइबल लीडर थे, काफ़ी बड़े नेता थे जनजाति के, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम जनजातीय दिवस मनाते हैं। अब जनजातीय दिवस मनाते हैं तो 15 नवंबर 2023 की अगर मैं बात करूं, तो 23 के अंदर इन्होंने एक योजना चालू करी जिसका नाम है जनमन अभियान, जनमन योजना है ना, जनमन योजना। जनमन योजना के अंदर क्या था, तो जनमन योजना के अंदर था जनजातीय महान्याय अभियान, जनजातीय महान्याय अभियान। क्या था इसके अंदर, तो जितने भी जनजातीय लोग बाग हैं उनकी बेसिक से आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। उसके बाद में 2024 जब आया, तो 2024 के अंदर एक योजना और लॉन्च करी गई, जो जिसका नाम है ये जनजातीय उन्नत ग्राम, उन्नत ग्राम उत्थान है इसका पूरा नाम, वैसे तो उत्थान योजना है ना। इसके अंदर क्या था, तो जितना भी जनजातीय जो गांव है, जनजातियों के जो गांव है उनकी बेसिक नीड्स, जैसे वहाँ पे बिजली पूरी जाए, वहाँ पे सड़क प्रॉपर बनी हुई हो, या वहाँ पे शौचालय पूरे बने हो, उसको लेके ये योजना जो है वो लॉन्च करी गई थी, जनजातीय ग्राम उन्नत ग्राम उत्थान योजना। और कहाँ से करी थी, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। तो वैसे इसकी जगह है हजारीबाग, हजारीबाग का है झारखंड के अंदर। और ये कहाँ से करी थी, तो ये करी थी खूंटी झारखंड से, खूंटी झारखंड से। तो हुआ क्या कि हमारे राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे ट्राइबल लोग बाग रहते हैं, बहुत सारे जनजाति लोग बाग रहते हैं, तो राजस्थान के 30 जिलों के अंदर जो है, जो ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ पे डेवलपमेंट करा जाएगा, उसके लिए योजना जो है वो लॉन्च करी गई है। उसके बाद में वन नेशन वन स्टूडेंट, वन नेशन वन स्टूडेंट, और इसको लेके अभी विद्यार्थियों के लिए क्या है, देखो मैं आपको एक समझाता हूँ। सरकार ने क्या करा, सरकार ने लॉन्च करी एक आईडी, इसका नाम है अपार आईडी, है ना। अपार का फुल फॉर्म क्या है, तो अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट, ऑटोमेटेड है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक, इसी में इसी नीचे ले देता हूँ ना, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, है ना। अपार आईडी हो गया ना फुल फॉर्म। तो ये अपार आईडी है। अब इसके अंदर क्या है, अच्छा अपार आईडी के डिजिट भी ध्यान रखना, कितने डिजिट की होती है, तो 12 डिजिट की है। इसमें क्या होगा, तो हर स्टूडेंट की एक अपार आईडी बन जाएगी। अब अपार आईडी के अंदर क्या है, तो आपका जितना भी रहा है, किस स्कूल में कितना, किस क्लास में कितनी परसेंटेज, मार्कशीट वार्कशीट सब, वो सारा डिटेल जो है वो यहाँ पे रहेगी। तो क्या होगा कि कॉलेज या कुछ भी आपकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपकी अपार आईडी डालेंगे, और उससे पूरी एकेडमिक्स की जितनी भी आपकी रिकॉर्ड्स रहे हैं वो रिकॉर्ड सारे जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हर नेशन का एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, वन नेशन वन आईडी, तो उसमें हम कहते हैं कि आधार कार्ड जो है उससे आपको सारी डिटेल मालूम पड़ जाएगी। वैसे ही हर स्टूडेंट का एक आईडी कार्ड होना चाहिए,
पूरे भारत के अंदर, जिसको बोला गया अपार आईडी, है ना। क्या है अपार आईडी? तो अपार आईडी का फुल फॉर्म ये 12 डिजिट की अपार आईडी है, जिसके अंदर आप अपार आईडी बनाओगे तो आपकी आईडी से जो है आपके पूरे जीवन का जितना भी एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, आपने कॉलेज में कितने परसेंटेज आई है, फर्स्ट ईयर में कितनी, सेकंड ईयर में कितनी है, वो सारी डिटेल जो है वो आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए वन नेशन वन स्टूडेंट के लिए एक आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, इसका नाम है अपार आईडी। अपार आईडी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ये देखो अगले क्वेश्चन फुल फॉर्म ही है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, है ना, यही फुल फॉर्म हो गया इसका। तो अपार आईडी जो है ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है 7 अक्टूबर को किस बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी जो है वो लॉन्च कर दी है? टाइगर सफारी लॉन्च करी है नाहरगढ़ के अंदर। ठीक है, और जयपुर ऐसा हो गया है जहाँ पे टाइगर सफारी भी है, लेपर्ड सफारी भी है, लॉयन सफारी भी है और एलिफेंट सफारी भी है ना। ये वाली बात ध्यान रखना, जयपुर के अंदर सब प्रकार की सफारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे टाइगर सफारी भी हो गई, यहाँ पे लॉयन सफारी भी है, यहाँ पे लेपर्ड सफारी भी है और यहाँ पे एलिफेंट सफारी भी है, यानी हाथी की सफारी भी, हाथी सफारी भी। तो ये जयपुर के अंदर ये सारी सफारियाँ जो है वो मौजूद है भाई, ध्यान रखना। जयपुर ऐसा राज्य, ऐसा जिला बन गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में दिवस से संबंधित असत्य कथन जो है वो बताइए। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर, समाज कल्याण सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, ये सारे कथन सत्य हैं भाई। ठीक है, सारे कथन सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य जो है वो नहीं है। और ये अब आपके क्योंकि एग्जाम के लिए पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये उस समय अक्टूबर के अंदर ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, पर अब क्योंकि इतने महीने करंट अफेयर्स बन गया है तो आप इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस मत देना, है ना। अब ये ज़्यादा पूछते नहीं है, अब जैसे पूछेंगे नहीं आपसे कि भाई हमने अक्टूबर में कब बनाया था, ऐसी चीज़ें नहीं पूछेंगे आपसे ना, तो इसमें ज़्यादा इतना लोड लेना मत। उसके बाद में प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने किसके साथ 415 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ये करा है हुडको के साथ में, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको, हुडको के साथ में ये जो है अभी समझौता करा है 415 करोड़ रुपए का। उसके बाद में राजस्थान सितंबर 2024 में राजस्थान पोषण माह, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ये आपके पेपर में आ सकती है भैया ना। पोषण माह में महिला बाल विकास विभाग के तहत समेकित विकास संस्थाएं निदेशालय ICDS को राष्ट्रीय स्तर पर जो है कौन सा अवार्ड मिला है? ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पे अगर मैं स्थान की बात करूं राष्ट्रीय स्तर पे, तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो रहा है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे रहा है बिहार, तीसरे नंबर पे रहा है छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पे रहा है राजस्थान। राजस्थान में भी पहले नंबर पे रहा है चूरू। ठीक है, जिले के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, राजस्थान का क्या रैंक था? तो राजस्थान का रैंक था चौथा। पहला भी ध्यान रख लेना, क्या पता पहला कोई पूछ ले आपसे। ठीक है, तो वो महाराष्ट्र है और उसके बाद में राजस्थान जो है वो चौथा रैंक है। उसके बाद में हाल ही में देश में पहले ई क्रूज, है ना, ई क्रूज यानी वो जो नाव, मतलब नाव जैसा जो क्रूज होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ किस झील में करा गया है? तो ये झील है आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ है? अजमेर के अंदर है, ये वाली बात ध्यान रखना। अजमेर में एक झील और है जिसका नाम है फॉय सागर झील, फॉय सागर झील, ये अजमेर में ही है। अब हुआ क्या है कि अभी हाल ही के अंदर इसका नाम बदल दिया है, नाम बदला गया, और क्या नाम बदल दिया है? तो उसका नाम रख दिया वरुण सागर झील। ये वाली बात ध्यान रखना, अब ये अभी रिसेंट का करंट है, ये तो ये आपके पेपर में आ सकता है कि फॉय सागर झील एक तो कहाँ पर है और इसका नाम बदल गया कर दिया, तो इसका नाम बदल कर दिया वरुण सागर। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। और जो पहला ई क्रूज है वो कहाँ पे चलाया है? तो वो चलाया आना सागर झील के अंदर, जो कि कहाँ पर मौजूद है? अजमेर के अंदर मौजूद है। उसके बाद में राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, पहली बात तो ये कल्याण परिषद है कहाँ पे? तो ये है उदयपुर के अंदर, है ना। कब बनी थी? तो ये बनी थी 25 अगस्त 1978 को बनी थी, 78 को, 75 नहीं 78, है ना। और जो है अभी रिसेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको जो है उपाध्यक्ष को करा है सम्मान, और वो है जगदीश प्रसाद। राजकुमार रोथ, ये ध्यान रखना, इनको बाप इनकी पार्टी है भारतीय आदिवासी पार्टी, इससे सांसद बन गए, पहले विधायक बने थे फिर अभी सांसद बन गए राजकुमार रोथ। उसके बाद में किस जिला प्रशासन ने बिछड़ों को अपनों से पुनः मिलाने के लिए इंदू बैंड प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, किसने लॉन्च कराया? तो ये करा है जोधपुर ने। ठीक है, किसने लॉन्च कराया? तो ये कराया जोधपुर ने, इंदू बैंड प्रोजेक्ट। उसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी देवी मुर्मू ने आदि रत्न गौरव सम्मान, आदि रत्न ध्यान रखना, आदिवासियों के लिए बात करी जा रही है यहाँ पे ना, ट्राइबल लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए।
तो आदि रत्न गौरव सम्मान प्रदान किए गए हैं, उनमें से असत्य कथन जो है वो आपको बताना है। तो देखो, आदि गौरव सम्मान क्या हमने वकील राज डिंडोर बांसवाड़ा वालों को दिया है, बिल्कुल दिया है। आदि खेल रत्न गौरव सम्मान हमने खिलाड़ी सुनीता मीणा को दिया है, जो उदयपुर से है, बिल्कुल दिया है। कला संस्कृति गौरव सम्मान हमने तुलसीराम गमेती और डिम्पल चंडात उदयपुर की, बिल्कुल दिया है। और शिक्षा गौरव सम्मान, आदि शिक्षा गौरव सम्मान जो है वो हमने सिमरन मीणा प्रतापगढ़ की, उनको दिया है, बिल्कुल दिया है। तो इसका मतलब हमारे सारे कथन जो है वो सत्य है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद में दिल्ली में आयोजित 35वीं अखिल भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, कौन सा स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन चैंपियनशिप, और किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो क्योंकि हम राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान ने ही इसका जीता है स्वर्ण पदक। उसके बाद में आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में कितने राजकीय महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय की बात करें, ध्यान रखना, तो कितने हैं? 536 राजकीय महाविद्यालय हैं, है ना। राजकीय महाविद्यालय कितने हैं? 536, ठीक है, 536 ध्यान रखना राजकीय महाविद्यालय हैं। और राजकीय महाविद्यालय तो 536 हो गए। उसके अलावा और ध्यान रखना, 19 आपसे पूछ लिया तो 19 से विधि महाविद्यालय, यानी लॉ के कितने हैं? तो 19 है। और 39 कितने हैं? 39 किसके हैं? तो कृषि के कितने हैं? तो कृषि के हैं 39 महाविद्यालय, है ना। और 536 जो है वो कुल है। लो बताओ, देखो अगला क्वेश्चन, कृषि महाविद्यालय कितने हैं? तो 39 हमारे यहाँ पे कृषि महाविद्यालय है 39, ठीक है। तो ये हमारा अक्टूबर करंट अफेयर्स था, जो हमारा पूरी तरीके से हो गया है कंप्लीट। और अब अगले वीडियो के अंदर हम जो है वो नवंबर लेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा नवंबर खत्म कर दें, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और अगर आपके कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, अमल करने लायक होगा तो उस पर बिल्कुल अमल करा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।